सन 2014 से गड़रिया समाज का एक ही मिशन रहा है। गड़रिया समाज का जो मिशन है वो नशा मुक्ति को लेके, शिक्षा को लेके, संस्कार को लेके और अन्य अनेक बुराइयां जो समाज में हैं, सभी समाजों में हैं, उनको हम कैसे मिटाएं, उसी पे गड़रिया समाज ये काम कर रही है। 14-15 जनवरी 2015 से गड़रिया समाज का पहला गड़रिया महासभा का नर्मदा महाकुंभ मां रेवा के किनारे तिलवारा घाट श्रीपाल गड़रिया धर्मशाला में संपन्न हुआ और उस तारीख से लेके आज तक ये समाज निरंतर नशा मुक्ति के ऊपर काम कर रही है, शिक्षा के ऊपर काम कर रही है, स्वच्छता के ऊपर काम कर रही है। आप सभी के सहयोग से अपन सब लोग पूरी समाज में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाएं जिससे हमारी समाज ये नशा से दूर रहे, शिक्षा को अपनाए, संस्कारों को अपनाए। अब शिक्षा से कैसे अपनाएंगे? शिक्षा को आदमी कब अपनाएगा? संस्कारों को आदमी कब अपनाएगा? जब वो कुरीतियों से दूर रहेगा, जब वो शिक्षा से जुड़ेगा। तो हमारा ऐसा आप सबसे निवेदन है कि हमने उस सब समाज के लोगों ने हमारी मुखियों की टीम के साथ मिलके 19 नवंबर 2014 को तिलवारा घाट धर्मशाला में एक बैठक की और उस दिन एक बैठक का जो नाम दिया वो दिया गड़रिया महासभा। सबने ऐसा विचार किया कि ये अखिल भारतीय गड़रिया महासभा को बनाया जाए और हमारी जो बिरादरी अनेक उपजातियों में बटी हुई है, क्योंकि हम जब किसी संकल्प को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जब हम अपने संकल्प को या अपने कार्यों को आगे के लिए जब बढ़ते हैं, तो हमें एक संगठन की जरूरत होती है। हम अपने कामों में मकसद में कैसे पूर्ण करेंगे, हमें एक संगठन की आवश्यकता होती है। तो 19 नवंबर 2014 को हमारी समाज के मालक मुखियों के द्वारा एक संस्था का जो निर्माण किया गया वो है अखिल भारतीय गड़रिया महासभा। और वहां से संकल्प क्या लिया गया कि हम ऐसे तो बहुत से संगठन हमने समाज में काम करते देखे, बहुत अनेक संगठन काम कर रहे हैं और बड़े सराहनीय हैं, सभी लोग अपने अपने प्रयासों से काम करते हैं, लेकिन गड़रिया महासभा का निर्माण क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारी समाज अनेक उपजातियों में बटी हुई है। अनेक उपजातियों में कैसे? जैसे हमारे प्रीतम भैया ने बताया कि समाज पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, आप जिस क्षेत्र में जाएंगे अलग अलग उपजातियों के नाम पे जानी जाती है और 40 से ज्यादा उपजातियां हैं। 40 से ज्यादा उपजातियां हैं। अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो मुझे खुद भी याद नहीं आ पाएंगी। लेकिन क्योंकि आजकल क्या होता है, 100 बक्का और 1 लिखा। हमारे इन पुस्तकों में किस क्षेत्र में किस उपजाति के नाम से समाज जानी जाती है वो हम ढूंढ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब गड़रिया समाज का निर्माण हुआ, अखिल भारतीय गड़रिया महासभा का निर्माण हुआ और जो समाज के मुखियों के द्वारा, समाज के द्वारा 19 नवंबर 2014 को एक कलश यात्रा का आयोजन किया गया। मां नर्मदा के कलश को एक रथ में स्थापित किया हमारे समाज के मुखियों ने और उस कलश को पूरे प्रदेश में गांव-गांव जाके, शहर-शहर जाके, नगर में जाके, ग्राम में जाके उन लोगों ने उनकी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, क्योंकि हमारा कार्यक्रम उस समय से स्टार्ट हुआ था, उनने अपने सामर्थ्य को दिखाया और उस रथ को ग्रामीण से क्षेत्रों में, गांव-गांव जाके, उस शहर में, मोहल्ले-मोहल्ले, घर-घर जाके ये मां नर्मदा का एक संदेश दिया कि गड़रिया समाज का नर्मदा महाकुंभ का एक उद्घोष उस तारीख से हुआ और सिर्फ उसका एक ही लक्ष्य था कि वो जो कलश था उस रथ में स्थापित करके गांव-गांव जो चलाया गया था, उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि समाज निर्विकार बने, कुरीतियों से दूर हो, बुराइयों से दूर हो। आप एक सभ्य समाज का निर्माण कैसे कर सकते हैं? कब कर सकते हैं? जब आप बुराइयों से दूर रहेंगे। तो एक संदेश मां नर्मदा, उस कार्यक्रम का नाम था गड़रिया समाज का नर्मदा महाकुंभ।
आप लोगों को यह गर्व होगा, भारतवर्ष में गलरिया समाज एक ऐसी समाज है जिसने सन 2014-15 में 14-15 जनवरी 2015 को गलरिया समाज का नर्मदा महाकुंभ कराया। इस देश में पहली बार, एक से एक सम्राट समाज है जिन्हें हम बड़ी समाजें कहते हैं, लेकिन आज तक किसी समाज का नर्मदा महाकुंभ नहीं हुआ। लेकिन आप सबके सहयोग से, इसी जबलपुर संस्कारदानी की धरती से, मां नर्मदा के तट पे आप ही सब लोगों के सहयोग से आप सबने मां नर्मदा गलरिया समाज का नर्मदा महाकुंभ किया। ये सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि ये समाज शिक्षित बने, नशा मुक्त बने, संस्कार बने। ये इन्हीं सब लेखों के स्वच्छता को लेके, शिक्षा को लेके हमने इस आयोजन का शुरुआत की थी। और आज ये आयोजन एक जो पेड़ जबलपुर से स्टार्ट हुआ था, ये एक वट वृक्ष बन गया है जो पूरे प्रदेश में ये फैला हुआ है, जिलों जिलों में फैला हुआ है। और आज अपन सब लोग उसका उदाहरण है कि आज अनेक जिलों से अपन यहाँ पर एकत्रित हुए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आपका सपना तब पूरा होगा। देखिए, इस पंपलेट को आप ध्यान से अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस पंपलेट में सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि पाषाण काल से जब आदि मानव से मानव जाति में कन्वर्ट हुआ है आदमी, उस समय से गलरिया जाति है। अब लोग कहते हैं कि गलरिया जाति क्या है। हमसे कोई पूछ लेगा कि गलरिया की उत्पत्ति कब है, हमसे कोई पूछ लेगा कि गलरिया कौन है, तो हमें बताने में संकोच लगता है कि गलरिया कौन है। मैं आपको बता दूं, इस पंपलेट में आपने पहले पन्ने में अगर पढ़ा हो तो इसमें लिखा हुआ है पाषाण काल से। आप ग्रंथों में चले जाइए, आप किसी भी ग्रंथ को उठा लीजिए, आपको गलरिया वहां से मिल जाएगा। जब मानव, आदि मानव कहते हैं कि ये संसार जब था तो पहले जब हम जंगली थे, बंदरों की भांति दिखते थे, उस काल से अगर कोई जंगलों में रहा है, आदि मानव का मतलब यह है कि जब मानव जानवर रूपी शरीर त्याग के मानव रूपी शरीरों पे आया है, उसको सभ्यताएं आई हैं। मानव क्या है? मानव क्या है? पहले हम भी वनों में रहते थे, जंगलों में रहते थे। जब से सभ्यताएं निर्मित हुई, लोगों को यह ज्ञान आया है कि हम मानव हैं, हमारा बुद्धि है, हमारी दिमाग है, तो हमें कपड़े पहनना चाहिए, हमें एकजुटता होकर रहना चाहिए। एकजुट के रहने से क्या होगा? हम वन्य प्राणियों में उस समय हम वन्य जीवों के शिकार नहीं होंगे, लेकिन हम एकजुट होंगे तो उनने एक सभ्यता का निर्माण किया। एक भरण पोषण के लिए पशुपालन का निर्माण हुआ। समाज का जब निर्माण हुआ पाषाण काल से, जब पशुपालक का निर्माण हुआ, खेती करने के लिए खेती का निर्माण हुआ, जहां बीहड़ पड़ी थी, जंगल पड़े थे, और अगर उस जमीन को किसी ने उपजाऊ बनाया है, उस मवेशियों को किसी ने पाला है, वहां से दूध का अगर निर्माण हुआ है, घी का अगर निर्माण हुआ है, खोवा का अगर निर्माण हुआ है, वस्तुओं का अगर निर्माण हुआ है, तो वो आपकी समाज है, गलरिया समाज। सबसे प्राचीन इस भारतवर्ष में, इस धरा पे, भारतवर्ष में नहीं, इस पूरे भूभाग में अगर सबसे प्राचीन कोई जाति है तो वो गलरिया समाज है। मैं आप